नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक कर लेते हैं सुर्खियों की ओर। काशी में आज पीएम मोदी भरेंगे पर्चा। सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट में दाखिल करेंगे नामांकन से पहले करेंगे पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री के नामांकन में पहुंचेंगे दिग्गज नेता। 12 राज्यों के सीएम सहयोगी दलों के 6 चीफ होंगे शामिल। बीजेपी की ओर से पुख्ता तैयारी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज धुआंधार चुनाव प्रचार। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे प्रचार। आप प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। महाराजगंज में आज विपक्षी नेताओं का जमावड़ा। प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के नामांकन में जुटेंगे दिग्गज। मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल, शिवपाल यादव का संज्ञान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ दौरा। राजधानी में चुनाव प्रचार को देंगे धार। शाम 7 बजे सीएम योगी के साथ करेंगे साझा रैली। सीतापुर में 6 लोगों की मौत पर नया मोड़। बड़े भाई अजीत सिंह ने की थी 6 की हत्या। संपत्ति विवाद में खत्म किया छोटे भाई का पूरा परिवार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब हम चर्चा करेंगे सीतापुर में नरसंहार खाकी पर उठे सवाल। जहां सीतापुर में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। नरसंहार को बताया था नशे में हुई वारदात। आईजी लखनऊ ने किया हत्याकांड का खुलासा। सीतापुर में सोच समझ कर की गई 6 लोगों की हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुला 6 लोगों की कत्ल का राज। बड़े भाई ने खत्म किया था छोटे भाई का परिवार। जिले की पुलिस लगातार छिपाती रही हत्याकांड। सीतापुर में पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। नरसंहार को बताया था नशे में हुई वारदात। आईजी लखनऊ ने किया हत्याकांड का खुलासा। खबर सीतापुर से, जहां पर सीतापुर में सोच समझकर की गई 6 लोगों की हत्या। सीतापुर में 6 लोगों की हत्या का खुलासा हुआ है। जिस हत्या को पहले समझा जा रहा था कि जिस हत्यारोपी ने ही सबको मारने के बाद सुसाइड कर लिया है, अब उस हत्या का खुलासा हुआ है, जहां पर जानकारी मिल रही है कि बड़े भाई ने ही अपने छोटे भाई के पूरे परिवार का कत्ल किया था। सीतापुर में बीते शनिवार को हुए बीते 6 की मौत के मामले में यूपी पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। बता दें, बीते पल्हापुर गांव में 6 लोगों की मौत में अब नया खुलासा हुआ है। आईजी ने मामले में खुलासा करते हुए 6 लोगों की मौत की वजह से पर्दा उठा दिया है। जिस कांड को पुलिस कुछ दिन पहले नशे में हुई वारदात बता रही थी, अब उसमें पुलिस ने नया एंगल देते हुए प्रॉपर्टी के विवाद में 6 लोगों की बेरहमी से हत्या किए जाने की बात कही है। थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के पल्हापुर गांव में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या के मामले में ये नया मोड़ सामने आया है। हत्याकांड को अनुराग के बड़े भाई अजीत सिंह ने ही अंजाम दिया था। तफ्तीश में तथ्य उजागर हुए हैं। संपत्ति विवाद में अनुराग, उसकी पत्नी प्रियंका, 3 मासूमों के साथ मां सावित्री की भी हत्या कर दी गई थी। छोटे भाई के पूरे परिवार को ही प्रॉपर्टी विवाद के चलते खत्म कर दिया, जबकि पुलिस अधीक्षक ने पहले पूरे मामले को दबाने में लगे रहे और पूरे मामले को खुदकुशी बताया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। आईजी लखनऊ इस मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की तो पूरा सच सामने आ गया। इसके बाद से ही उसके बड़े भाई अजीत को और उनके 2 नौकरों को हिरासत में लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अबरार अली भी जुड़े हुए हैं। अबरार, देखा जाए तो रायबरेली में हुए इस हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है, जहां पर पहले कहा जा रहा था कि ये नशे में वारदात हुई है, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि बड़े भाई ने ही इस हत्या को अंजाम दिया है। क्या कुछ जानकारी सामने आई है? ये सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के पाल्हापुर गांव का मामला है, जहां पर बीते शनिवार की जो रात थी वहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस द्वारा तुरंत ही एक बयान दे दिया गया कि जो मृतक अनुराग था उसी ने अपने पूरे परिवार को पहले खत्म किया और खुद को भी गोली मार दी। जिसके बाद से ये खबरें चलने लगी कि वो पूरे नशेड़ी व्यक्ति ने खुद को पूरे परिवार को खत्म किया और खुद को गोली मारकर खुदकुशी करे। इस मामले को पूरा मामले को रफा दफा करने में पुलिस लगी रही, जिसके बाद जब इसकी पीएम रिपोर्ट आई और आईजी लखनऊ पहुंचे हैं तरुण गाबा, वहां पर उन्होंने मौके पर जाकर जायजा लिया, तब जाकर ये पूरे मामले का राज सामने आया। और जो उसका बड़ा भाई था अजीत, उसको हिरासत में लिया गया और नौकर को हिरासत में लिया गया, तब जाकर उसने ऐसा
रहा है कि उसने ये पूरा कबूलनामा किया है कि उसने ही पूरे परिवार की जमीनी विवाद के चलते हत्या कर दी थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हो जाता है कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी कि उनको मरने के बाद की खुदकुशी, पूरे मामले को खुदकुशी बताकर मामले को रफा दफा करने में। तो ये सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि और उसके बाद जो पीएम रिपोर्ट आती है तो अब पुलिस पूरे मामले की उस एंगल से जांच करने की बात भी कही जा रही है पुलिस अधीक्षक द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि ये पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया और उसके पूरे जी। मामले को पुलिस ने खुदकुशी बता दिया। लेकिन जब पीएम रिपोर्ट आई तो उसमें यह बताया गया कि पहले तो उसने जो कबूलनामा बताया है कि सूत्रों के माने, तो उसमें यह बताया गया कि अजीत ने बताया कि पहले उसने अपने भाई अनुराग को गोली मारी और उसके बाद अपनी माँ, और उसके बाद जब पत्नी को गोली मारी है तो उसकी बेटी बचाने पहुंची तो उसको भी गोली मार दी गई, और जो मासूम बच्चे थे उनका सर उनके छत से फेंक दिया गया और उनके सिर पर हथौड़ा के भी पीएम रिपोर्ट में निशान आए हैं जिसके हथौड़ा भी मारा गया। तो ऐसी घटना को नरसंहार बताया गया है, तो कई दुखदाई बताया गया है, क्योंकि इस तरह के मासूम बच्चों को सिर पर हथौड़ा मारना और पीएम रिपोर्ट में ये साबित होना तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान पुलिस पर एक बार खड़ा होता बिल्कुल। है कि और आखिर वहीं पूरे मामले अबरार को दबाने में देखा क्यों लगी जाए रही। अगर, और जब इस मामले का खुलासा हुआ था, उससे पहले जब ये खबर सामने आई थी कि 6 लोगों की हत्या की गई है जिससे इलाके में भी हड़कंप मचा हुआ था, तो पुलिस की ओर से ये कहा गया था कि जो युवक है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जबकि मोहल्ले वालों का कहना था कि जो नशे में पहले कहासुनी हुई, घर में विवाद हुआ और उसके बाद युवक ने जो है गोली मारकर हत्या की और उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली। तो पुलिस की ओर से पहले ही इस बयान में कहा गया था कि वो युवक जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो एक बिल्कुल। आधुनिक खेती करता था, सैकड़ों बीघे उसके पास जमीन थी। और उसके बाद जो है जब पीएम रिपोर्ट हुई है तो सरकारी डॉक्टर के तरफ से बताया गया कि उसकी जो है जो आंत की में होती है पीएम रिपोर्ट में उसके कोई भी शराब नहीं मिली है, जबकि ऐसा बताया गया था कि वो मानसिक विक्षिप्त था। ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन पूरे मामले पे सवालिया निशान जब खड़ा हो जाता है जब पुलिस इस तरह के उसके झूठे बयान सामने आ जाते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस अब जिस एंगल से काम कर रही है, उसमें उसके बड़े भाई को हिरासत में लिया गया है, अन्य 2 नौकरों को हिरासत में लिया गया है। अब उनसे पूरी तरीके से पुलिस जल्द से जल्द अब खुलासा करने वाली है कि आखिर इन लोगों ने क्यों हत्या कर दी थी, क्योंकि वो पूरा मामला सामने आ चुका है। लेकिन पहले तो इस तरह के पूरे मामले को दबाया गया कि पूरे मामले को खुदकुशी बताकर पूरे मामले को रफा दफा करने में पुलिस लगी रही। लेकिन पीएम जी। रिपोर्ट आने के बाद और जब आईजी लखनऊ तरुण पहुंचे मौके पर, तब जाकर ये पूरे मामले को उस एंगल से जांच की जा रही है। जी बिल्कुल। और वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से इसका खुलासा किया गया है, जहां पर जानकारी भी सामने आ रही है कि पुलिस पहले इस मामले को दबाने में लगी हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसका खुलासा हुआ है कि जो बड़े भाई है उन्होंने ही हत्या की है, इस पूरे परिवार को ही खत्म किया है। तो क्या अभी तक जो इसमें संबंधित अधिकारी हैं उनसे इस बारे में बातचीत की गई, उनसे जो उनके अधिकारी हैं उन्होंने जानकारी ली और उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की बात सामने आ रही है क्या? अभी इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि चुनाव था और उससे पहले की घटना है, तो जी। इसलिए पूरे मामले पर कोई भी बोलने को इनकार कर रहा था। लेकिन अब आज कल चुनाव हो चुका है, लेकिन इस बार शायद आज इसके पूरे मामले के पुलिस खुलासा कर सकती है। तो इसको लेकर पुलिस अधीक्षक से बात की गई है और जल्द से जल्द बताया गया है कि जो पीएम रिपोर्ट आई है उस आधार पर इसकी जांच पड़ताल की जा रही है और उसी एंगल से इस पूरे मामले को खंगाला जा रहा है कि आखिर इसका दोषी कौन है, मेन दोषी कौन है और इसमें अन्य कौन कितने लोग शामिल हुए हैं। इसको लेकर लेकिन पुलिस पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि आखिर इतनी जल्दी में ऐसे बयान क्यों दे दिए जाते हैं कि पूरे मामले को, जो मृतक था उसी को दोषी बना दिया गया और इसे पूरे मामले को खत्म करने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल। और वहीं देखा जाए तो आखिर पुलिस वाले जब इस मामले को दबाने में जुटे हुए थे तो क्या कारण निकल कर आ रहा है? क्या जो अजीत है उनके द्वारा पुलिस को कोई रिश्वत दी गई थी, इस वजह से पुलिस ने ऐसा कार्य किया? इसके मामले में तो नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि पुलिस चुनाव चल रहा था शायद इसलिए पूरे मामले को दबा दिया गया, दबाने की कोशिश की गई कि जी। उसको ये बता दिया गया और सभी अन्य मीडिया चैनलों पर भी यही खबर दिखाई गई कि उसने खुदकुशी की है और पूरे परिवार को खत्म किया है। लेकिन जब इसके पीएम रिपोर्ट आई है तब जाकर ये पूरा मामला सामने आया है और उसके भाई को हिरासत में लिया गया और उसके 2 नौकरों को हिरासत में लिया गया। तब जाकर उसने जब कड़ाई से पूछताछ की गई है तब जाकर ये पूरा मामले को ये सामने निकलकर सूत्रों के हवाले से आ रहा है कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। अब इस पूरे मामले को जल्द से जल्द पुलिस इसकी खुलासा भी कर सकती है। जी
बिल्कुल, वहीं अबरार ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है और पूरी साजिश रच करके जो पूरी हत्या है उसको अंजाम दिया गया है, इस मामले में सिर्फ जो हत्यारोपी है वो और उसके 2 नौकर को अभी तक हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ में क्या अन्य भी कोई जानकारी निकली है? क्या इन लोगों के अलावा और भी कोई इसमें शामिल था? तरीके से पुलिस पूछताछ कर रही, कड़ाई से पूछताछ कर रही है और उसका जल्द से जल्द अन्य कितने लोग इसमें शामिल थे और शायद उनके और भी लोग शामिल होंगे, तो इसको लेकर जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है तो ये खुलासा आज ही में होगा, तब जाकर पूरा मामला सामने आ पाएगा कि आखिर इनके साथ और कितने लोग शामिल थे और इतने जो 6 लोगों की हत्या की गई तो इतना गोला बारूद और कारतूस कहाँ से लाए और किस तरह से पूरे घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि जो मासूम बच्चे थे उनको पहले जो मारा गया और उसके बाद उनके सिर पर हथौड़ा मारा गया और छत से भी फेंक दिया गया था। तो घटना को इस तरीके से बनाया गया कि पूरे परिवार में कोई भी न बचे और कोई भी बचने के लायक भी न रहे, इस तरह के पूरी घटना को अंजाम दिया गया था और पूरी घटना 6 लोगों की हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं अब उनके परिवार में और गांव में दहशत का माहौल है। उनके परिवार में यह तक के है कि कोई बचा हुआ नहीं है जिसके चलते अब कोई भी बयान दे सके और कोई इस मामले में बोलना भी नहीं चाहता है, रिश्तेदार हो या कोई और है, क्योंकि उनके पूरे परिवार का पूरे परिवार खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल, और वहीं अबरार देखा जाए तो जिस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है, जानकारी ये भी है कि गोली से हत्या की गई है, गोली मारी गई है। तो क्या अभी तक पूछताछ में ये सामने आया है कि जो गोली है, तमंचा है, वो कहाँ से लाया था हत्यारोपी? जी बिल्कुल सही कहा। इसी मामले के लिए पूछताछ की चीज चल रही है कि आखिर इतना जो कारतूस था, सभी को गोली मारी गई, उसके बाद जो है इस तरह के जो तमंचा है ये कहाँ से लाया गया, तो कहीं ना कहीं इस पर भी सवालिया निशान पुलिस द्वारा खड़ा हो रहा है। पूछताछ चल रही है कि आखिर ये सब पूरा मामला अब जल्द से जल्द जब खुलासा पुलिस करेगी उसके बाद ही पूरा ये सामने आ जाएगा। लेकिन सूत्रों की माने तो इस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और रिश्तों का कत्ल किया गया है, जो अब कोई भी विश्वास नहीं करेगा अपने भाइयों पर। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये पूरी वारदात सामने आई है, कहीं न कहीं काफ़ी बड़ी वारदात भी है। और अबरार ये भी जानना चाहेंगे कि अभी तक उसे जो हत्यारोपी है, उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, उसके 2 नौकर भी उसमें शामिल बताए जा रहे हैं। और क्या इन तीनों के द्वारा ही हत्या की गई थी या फिर किसी तरीके की सुपारी देकर हत्या कराई गई थी? क्या इस बारे में कुछ स्पष्ट होती नज़र आ रही है स्थिति? नहीं, अगर लोगों की माने तो इनका जो जी। है खुद द्वारा बताया गया है कि उसने खुद कबूल किया है कि उसने खुद हत्या की है। ये जो नौकर है इनमें सही इनके सहयोग भी इनका रहा है, तो शायद इसीलिए इन पुलिस इन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है कि आखिर किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। और इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद पुलिस का जो झूठ सामने आया है वो भी सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रहा है कि आखिर इतनी जल्दी हड़बड़ी में पुलिस को इस तरह के बयान सामने देने की क्या जरूरत थी कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद अगर ऐसा मामला था तो हर एंगल से उसकी जांच करनी थी, लेकिन ऐसा जी। नहीं किया और पुलिस ने जो बयान दिया उस वो जरूर सवालिया निशान खड़ा करता है। जी बिल्कुल, और वहीं अबरार देखा जाए जो हत्यारोपी अजीत है, क्या उसकी पत्नी की ओर से इस बारे में किसी प्रकार का कोई बयान सामने आया हो, उन्होंने कुछ कहा हो? इसी बीच बड़ी खबर जहां पर के न्यूज के सवाल से भागे सीतापुर एसपी, जांच का हवाला देकर सवालों से बचते नजर आए सीतापुर एसपी, के न्यूज पर फोन पर जवाब देने से भाग रहे। 6 लोगों की हत्या में सीतापुर पुलिस घिरी। जब इस हत्या के मामले में एसपी से जानकारी लेने के लिए उन्हें के न्यूज ने फोन किया तो के न्यूज के सवालों से भागते नजर आए सीतापुर एसपी, जांच का हवाला देकर सवालों से बचते नजर आए। के न्यूज पर फोन पर जवाब देने से भाग रहे हैं। बता दें कि सीतापुर में 6 लोगों की हत्या की बात सामने आई है जिसका खुलासा हो पाया है। और पहले देखा जाए तो पहले ही पुलिस ने इसको केस को दबाने की कोशिश की थी, कुछ इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। और जब इसको लेकर के सीतापुर एसपी से सवाल किया गया तो जांच का हवाला देकर के सीतापुर एसपी सवालों से बचते नजर आए। के न्यूज की ओर से जब सीतापुर एसपी को फोन किया गया और इस मामले में सवाल जवाब किए गए तो वो के न्यूज के सवालों से बचते नजर आए। और अबरार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अबरार, देखा जाए तो जब सीतापुर एसपी से भी के न्यूज ने बात करने की कोशिश की तो वो जांच का हवाला देकर सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। कुछ सही कहा। जब क्योंकि सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है क्योंकि अन्य संस्थाओं में ये ऐसी
खबरें प्रकाशित की जा गई हैं कि जिसके चलते जो पुलिस पर सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है। तो इसी के चलते अब पुलिस पूरे मामले को इसमें बोलने से इनकार कर रही है, कुछ भी बोलने से सामने नहीं आ रही है। तो इसीलिए शायद फोन किया गया और जांच का हवाला देकर ये बता दिया गया कि उस पर जांच किस एंगल से की जा रही है। अब और पीएम रिपोर्ट आने के बाद हमसे भी यही बताया गया कि जो पीएम रिपोर्ट आई है अब उसी एंगल से इस तरह की जांच की जा रही है और इस पर आगे जो भी दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। अब पुलिस द्वारा ये बयान दिया बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो पुलिस की कार्यशैली पे जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं उस पे कहीं ना कहीं एसपी भी जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। और साथ ही अबरार क्या जो हत्यारोपी है अजीत, उसकी पत्नी की ओर से इस बारे में कुछ बयान दिया गया, क्या उन्हें इसकी जानकारी थी? बोलने को तैयार नहीं है। जी यहाँ तक कि गांव के लोग इतने डरे हुए हैं कि कोई भी बोलने को इस पर नहीं बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि जब उसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया तो उसके परिवार का ही कोई बोलने वाला नहीं बचा। अन्य लोग इस मामले में कोई बोलना नहीं चाहता है क्योंकि वो पूरे मामले से इतना दहशत में है कि कोई भी इस पर बोलना को इनकार कर रहा है। तो पुलिस से जब बात की जाती है तो जांच का हवाला देकर पूरे मामले बिल्कुल को ऐसे बता दिया जाता बिल्कुल, है यानी कि कि अभी देखा जाए तो जिस ना एंगल से सिर्फ पुलिस बल्कि आसपास वाले भी इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अबरार आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सीतापुर की पूरी घटना सामने आ रही थी जहां पर 6 लोगों की हत्या में अब एक नया खुलासा हुआ है जिसमें हत्यारोपी अजीत ने ही सबकी हत्या की थी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब चर्चा करेंगे नमो का नामांकन पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और साल 2014 और 2019 में वो यहां से सांसद चुने गए थे। पीएम मोदी के नॉमिनेशन को लेकर बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। इसके लिए बीजेपी की ओर से पुख्ता तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी के नामांकन में लगभग 1 दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी और एनडीए के भी कई नेता इसमें शिरकत करेंगे। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री के नामांकन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा 1 दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो नामांकन के बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी जाएंगे प्रधानमंत्री। तो सुबह 10 बजे काशी के कोतवाल काल भैरव जाएंगे प्रधानमंत्री। काल भैरव में दर्शन के बाद मोदी जाएंगे कलेक्ट्रेट। प्रधानमंत्री वाराणसी से 11:30 बजे करेंगे नामांकन। प्रधानमंत्री वाराणसी से 11:30 बजे करेंगे नामांकन। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में करेंगे नामांकन। सुबह 10 बजे काशी के कोतवाल काल भैरव जाएंगे। काल भैरव में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी से 11:30 बजे नामांकन करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा को नमन कर सकते हैं प्रधानमंत्री और नामांकन के बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बैठक भी लेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में करेंगे नामांकन। सुबह 10 बजे काशी के कोतवाल काल भैरव जाएंगे। काल भैरव में दर्शन के बाद मोदी कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री 11:30 बजे नामांकन करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा को नमन कर सकते हैं प्रधानमंत्री और वहीं नामांकन के बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भी प्रधानमंत्री बैठक लेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता विक्की डे जुड़े हुए हैं। विक्की, देखा जाए तो जिस तरीके से बीते दिन भी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया और उसमें काफी संख्या में जो लोग हैं उनकी भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दी। उसके बाद आज नामांकन करेंगे और इस नामांकन को भी खास बनाने के लिए लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है, कैसी तैयारियां देखने को मिल रही है वाराणसी में?
बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 14 मई को जो है अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे और उसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। और नामांकन जो है आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में यहाँ पे चुने गए थे, बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए थे, जिसके बाद वो लगातार 2 बार जीते थे, यहाँ से सांसद रह चुके और तीसरी बार एक बार फिर बीजेपी ने उन्हें यहाँ से प्रत्याशी बनाया वाराणसी लोकसभा से। और आज वो नामांकन करेंगे और नामांकन से एक दिन पहले उन्होंने कल रोड शो किया और रोड शो में हम सभी ने देखा कि किस कदर जनसैलाब मिला, काशी की जनता का प्यार मिला, जिसको देख के कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी भावुक दिखे। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग एकत्रित हुए और ट्विटर के सोशल साइट के माध्यम से उन्होंने धन्यवाद भी दिया, काशी की जनता का आभार व्यक्त किया। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी से जुड़ाव और जो उन्होंने 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और आज ही देखिए ये संयोग भी बना है कि आज गंगा सप्तमी है और आज ही के दिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन के लिए चुना है। और इनका जो शुभ मुहूर्त है जिसको माना गया है 11:40 पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि गणेश्वर शास्त्री जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के में मुहूर्त निकाले थे उन्हीं के द्वारा ये मुहूर्त दिया गया 11:40 पे। और अभी जो है अब से कुछ ही देर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पहुंचेंगे और दशाश्वमेध घाट पे स्नान और गंगा पूजन कर वहां से क्रूज के माध्यम से वो नमो घाट जाएंगे। नमो घाट से जो है सीधे बाबा काल भैरव का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और उसके बाद सीधे नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस यहाँ पहुंचेंगे, जहां मैं अभी मौजूद भी हूँ। और कलेक्टर ऑफिस में पहुंचने के बाद जी आपको बताना चाहेंगे, कलेक्टर ऑफिस में पहुंचने के बाद बनारस बार के कुछ अधिवक्ता भी रहेंगे जो बड़ी संख्या में तकरीबन 500 अधिवक्ता रहेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। और यहाँ यही जिला अधिकारी कलेक्ट्रेट ऑफिस से आप देख सकते किस तरह की सिक्योरिटी यहाँ पे लगाई गई है, जो पूरी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और अभी भी मूवमेंट चालू हो गया है और डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड सभी तरह की नजर रखी जा रही है। ये कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर आप देख किस तरह से फोर्सेस की पूरी चप्पे चप्पे पे चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है फिर यहाँ से नामांकन के बाद जो है वो सीधे रुद्राक्ष जाएंगे और रुद्राक्ष के बाद जो है वहाँ पे प्रबुद्ध सम्मेलन एक करेंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन के बाद जो है वो मालवीय जी की प्रतिमा जो रास्ते में पड़ती है वहाँ पे वो माल्यार्पण कर वहाँ पे भी नमन करेंगे। तो जो कहीं ना कहीं आज जो है अब इंतजार है तो प्रधानमंत्री का, क्योंकि थोड़ी ही देर में जो है अब वो दशाश्वमेध घाट पहुंचने वाले हैं, वो गंगा स्नान पूजन कर वहां से सीधे बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे। तो काशी से जो लगाव है जो दिखता है, जो कल की जो रास्ते में रोड शो के दौरान जो बैनर होर्डिंग थे वहां पे दिखा कि हमार काशी हमार मोदी, जो जनता काशी की जनता के मोदी के प्रति जो प्रेम दिखा उसको देख के मोदी जी भी कहीं ना कहीं भावुक दिखे और उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया। तो अब जो है बस कुछ ही पल और बचे हैं, कुछ घंटे और बचे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से यही जो मेरे पीछे है इसी रास्ते से वो अंदर जाएंगे और उनके साथ जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के अलावा 12 भाजपा राज्य के जो शासित जो राज्य है उनके मुख्यमंत्री और 20 केंद्रीय और राज्य मंत्री भी रहेंगे। उसके अलावा जो रालोद के जयंत चौधरी जो कल आ चुके हैं वाराणसी वो भी मौजूद रहेंगे, चिराग पासवान भी मौजूद रहेंगे। तो कई आज के नामांकन को भी भव्यतम बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई। बीजेपी जो पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी है और आज जो है बीजेपी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो तमाम जो सीएम और जो रहेंगे मौजूद वो सभी जो नामांकन के लिए बस 11 बजे जो है यहाँ पे पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि विक्की देखा जाए तो जिस तरीके से आपने जानकारी दी और तस्वीरें दिखाई तो प्रधानमंत्री के नामांकन को लेकर के सभी तैयारियां कर ली गई हैं और साथ ही कोई भी कोर कसर बीजेपी की ओर से नहीं छोड़ी गई है। लगातार बीजेपी की ओर से चाहे गृह मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो वो लगातार वाराणसी के दौरे पर देखे जा रहे थे और तमाम तैयारियों को भी परखते हुए नजर आ रहे थे। बहुत शुक्रिया विक्की आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बता दें कि प्रधानमंत्री लगभग 11:30 बजे नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे और उससे पहले सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था काफी टाइट रखी गई है और इसके अलावा एक दिन पहले जो प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था उससे भी काफी जनता उत्साहित नजर आ रही थी और आज प्रधानमंत्री नामांकन करेंगे। बता दें कि 2014 और 2019 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री ने वाराणसी से ही नामांकन किया था और तीसरी बार नामांकन करने पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री। वहीं आपको बता दें कि महाराजगंज में आज गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा। गठबंधन प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी का नामांकन आज। गठबंधन प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी का नामांकन आज। मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल आएंगे नामांकन में। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव भी आएंगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव भी आएंगे।
कांग्रेस और सपा के दिग्गज नेताओं का लगेगा जमावड़ा। जनसभा को भी संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। महाराजगंज में आज गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा। गठबंधन प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी का नामांकन आज। मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल आएंगे नामांकन करने। गठबंधन प्रत्याशी के नामांकन में आएंगे आज। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए महाराजगंज से संवाददाता ब्रजेश गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, देखा जाए तो जिस तरीके से आज महाराजगंज में गठबंधन की जो झलक है वो देखने को मिलेगी, जहां पर प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के नामांकन में पहुंच रहे हैं तमाम लोग, क्या कुछ जानकारी है इस पर? अनम्यूट कर लीजिए। जी, आपको बता दें कि महाराजगंज से जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वीरेंद्र चौधरी, उनका नामांकन आज दिन में करीब 12 बजे होना है। इसको लेकर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ जो है आप नेता संजय सिंह और शिवपाल यादव समेत तमाम वीआईपी जो है आने वाले हैं। आपको बता दें कि पीजी कॉलेज ग्राउंड से उनका जो है एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद जो है उनके साथ जो कांग्रेस के जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वीरेंद्र चौधरी, उनके नामांकन के लिए जिला मुख्यालय जाएंगे। वहां पे जो है वो 4 सेट में जो है अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसको लेकर प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। हालांकि पीजी कॉलेज ग्राउंड से जो उनका जो है रैली निकलेगा, उसको लेके जो है करीब 5 किलोमीटर जो है जिला मुख्यालय पड़ेगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो रूट है वो रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। बड़ी गाड़ियां जो है, बड़ी गाड़ियों को आने के लिए रोक लगा दिया गया है। हालांकि किसान हैं, जो वीरेंद्र चौधरी हैं, वो किसानों के नेता माने जाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो भारतीय जनता पार्टी से पंकज चौधरी हैं, इंडिया गठबंधन से वीरेंद्र चौधरी हैं, तो 2 चौधरियों के बीच जो है महाराजगंज की लड़ाई काफी दिलचस्प देखी जा रही है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई को और दिलचस्प बनाने के लिए गठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करने के लिए और साथ ही विजेंद्र चौधरी के नामांकन में शामिल होने के लिए गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा आज महाराजगंज में देखने को मिलेगा। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं दशाश्वमेध घाट की, और ये सीधी लाइव तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं दशाश्वमेध घाट, पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि दशाश्वमेध घाट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, कुछ ही देर में नामांकन करने भी पहुंचेंगे। और ये सीधी तस्वीरें दशाश्वमेध घाट से सामने आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, पूजन अर्चन कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में नामांकन दाखिल करने जाएंगे और उससे पहले मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट में पूजन अर्चन करते हुए सीधी तस्वीरें के न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर अब से कुछ ही देर में नामांकन करने भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। इससे पहले मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि तीसरी बार नामांकन फाइल करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। इससे पहले 2014 और 2019 में भी वाराणसी से ही उन्होंने चुनाव लड़ा था। और दशाश्वमेध घाट पर पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। के न्यूज इंडिया आप तक सीधी तस्वीरें दिखा रहा है, और ये लाइव तस्वीरें के न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके साथ कई पंडित जो है वो भी मौजूद है, जो उनको पूजन अर्चन करने में मदद कर रहे हैं। मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सीधी तस्वीरें के न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं दशाश्वमेध घाट। बता दें कि प्रधानमंत्री इस बार वाराणसी से तीसरी बार नामांकन दाखिल करेंगे।
और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं मां गंगा का आशीर्वाद लेने। दशाश्वमेध घाट पर मौजूद है प्रधानमंत्री, मां गंगा का पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ तमाम पुरोहित भी मौजूद हैं जो कि मंत्रोच्चार के साथ उन्हें पूजन अर्चन करवा रहे हैं। और देखा जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री की ये प्रथा रही है, वो मां गंगा का आशीर्वाद लेने के बाद ही नामांकन करने पहुंचते हैं। नामांकन के बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाने की बात सामने आ रही है, जहां पर वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो सीधी तस्वीरें के न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पहुंचे हुए हैं, जहां पर दशाश्वमेध घाट पहुंचकर वो मां गंगा का पूजन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जानकारी है कि 1 घंटे तक वो दशाश्वमेध घाट पर मौजूद रहेंगे और यहां से क्रूज पर सवार होकर नमो घाट जाएंगे। आपको बता दें, तस्वीरों में क्रूज भी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं मां गंगा का, और इस दौरान जनता भी मौजूद है और कहीं ना कहीं जनता का शोर जो है वो भी सुनाई दे रहा है। कैसा माहौल है? बढ़िया माहौल है। 450 पार है, बोलता का ना 450 पार हो। 450 आज हम लोग क्या नाम है आपका? भाविका शुक्ला। किस लिए आए हो आप इधर? मोदी जी को देखने। मोदी जी को देखने। आगे नहीं। क्या बोलना चाहते हो मोदी जी को? बेस्ट ऑफ लक। अच्छा सर, आप बताइए कैसा माहौल है? माहौल पूरा मोदीमय है। जब माइक लगाएंगे तो बोलना। सर बताइए आप। अब की बार 400 पार मोदी है तो मुमकिन है। जी, और इधर कैसा माहौल है? कल प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। मोदी आप कहाँ काशी से ही हैं? हम काशी से नहीं, हम झारखंड से आए हुए हैं। झारखंड से आए हुए हैं। कर्नाटक से आए हैं? अच्छा। झारखंड से हम लोग आए। आप किधर से आए सर? कर्नाटका। कर्नाटका से। हाँ, कैसा माहौल लग रहा है इधर? मोदी एंड काशी देखने के लिए आया। ओके। ओके। तो हाउ इज काशी? हाँ, अच्छा है, हाँ। बहुत दिन में बाद आएंगे। ओके। और प्रधानमंत्री जी का जो इस बार का नारा है 400 पार का, वो पूरा हो गया जी? हाँ, ये एकदम पूरा होगा। हाँ, पूरा हो गया। ओके, थैंक यू। 100% होगा। तो देख सकते हैं कि जनता कितनी उत्साहित नजर आ रही है और जनता का भी कहना है कि इस बार 400 पार। और प्रधानमंत्री को देखने के लिए जनता पहुंची हुई है और जनता लगातार प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंच रही है। भारी संख्या में जनता उपस्थित नजर आ रही है। तो वहीं इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर एक तस्वीर में आप जनता की भीड़ देख सकते हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री मां गंगा का पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, जहां पर गंगा सप्तमी भी है और गंगा सप्तमी के अवसर पर भी गंगा पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। और अब से कुछ ही देर में वो प्रधानमंत्री क्रूज पर सवार होकर के नमो घाट पहुंचेंगे और नमो घाट के बाद काल भैरव के दर्शन करने जाएंगे। कुछ इस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री क्रूज पर सवार होकर काल भैरव के दर्शन करने जाएंगे और उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल करेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नामांकन करने कलेक्ट्रेट भी पहुंच सकते हैं और अभी फिलहाल वो मां गंगा का पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि आज गंगा सप्तमी भी है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री पूजन अर्चन करते हुए दिख रहे हैं। वो हर बार नामांकन से पहले मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं और फिलहाल वो दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री को देखने के लिए जनता की भी भीड़ उमड़ पड़ी है। लगातार जनता घाट पर पहुंच रही है और प्रधानमंत्री को देखने के लिए काफी ज्यादा संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है। और
और ये भीड़ देख सकते हैं आप, जहां पर छोटे छोटे बच्चे भी भीड़ में मौजूद नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए लोग बेकरार है और साथ ही भीड़ लगी हुई है। धूप होने के बावजूद लोग लाइनों में लग करके इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहां से गुजरेंगे और वो प्रधानमंत्री की एक झलक पा सकेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पर उपस्थित है। गंगा सप्तमी के अवसर पर मां गंगा का पूजन अर्चन कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद क्रूज पर सवार होकर नमो घाट जाएंगे और नमो घाट जाने के बाद वो काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे, वहां दर्शन पूजन करेंगे और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद नामांकन दाखिल करने सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा को फूल अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मां गंगा को पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ कई पंडित भी मौजूद हैं जो कि उनका पूजन अर्चन कराने में सहयोग कर रहे हैं। मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री पूजन अर्चन करते हुए दिख रहे हैं। दशाश्वमेध घाट पर उपस्थित हैं प्रधानमंत्री, जहां पर वो मां गंगा का पूजन अर्चन कर रहे हैं। मां गंगा का आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री क्रूज पर सवार होकर नमो घाट जाएंगे। उसके बाद वहां से काल भैरव में दर्शन करने जाएंगे। काशी के कोतवाल कहे जाते हैं काल भैरव, उनके दर्शन करने जाएंगे प्रधानमंत्री और उनके दर्शन करने के बाद सीधा कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और वहां से नामांकन दाखिल करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी से लगातार तीसरी बार नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। इससे पहले साल 2014 और साल 2019 में भी उन्होंने वाराणसी से ही चुनाव लड़ा था उसके, और आज तीसरी बार नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी काफी टाइट रखी गई है और आज प्रधानमंत्री वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे। कुछ ही देर में नामांकन दाखिल कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार 11:30 बजे प्रधानमंत्री नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री काशी के काल भैरव दर्शन करने जाएंगे। काशी के कोतवाल कहे जाते हैं काल भैरव, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मां गंगा की आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। के न्यूज इंडिया आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है जहां पर प्रधानमंत्री मां गंगा की आरती करते हुए दिख रहे हैं, मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। पूजन अर्चन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्रोच्चार के साथ आरती की जा रही है और साथ ही उनके प्रधानमंत्री के साथ पंडित भी मौजूद हैं जो कि आरती और मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री की पूजा को संपन्न करा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी रखी गई है। इसके अलावा वाराणसी की जनता काफी उत्साहित है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। न सिर्फ वाराणसी बल्कि दूर दराज से आए हुए लोग भी लगातार प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार संवाददाता विक्की डे भी जुड़े हुए हैं। विक्की, आपका रुख करना चाहेंगे। देखा जाए तो प्रधानमंत्री फिलहाल दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन कर रहे हैं, गंगा जी की आरती कर रहे हैं और उसके बाद वो क्रूज पर सवार होकर नमो घाट जाएंगे और वहां से काल भैरव दर्शन करने के लिए जाएंगे। कुछ ऐसा कार्यक्रम भी सामने आ रहा है, तो प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर वाराणसी की जो जनता है वो भी काफी उत्साहित नजर आ रही है। विक्की, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल सुन पा रही है? जी जी विक्की, आपकी आवाज हम तक आ रही है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस समय वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर पहुंच चुके हैं और वहां पर पहुंचकर गंगा आरती व गंगा पूजन कर रहे हैं। जैसा कि उनका जो रिश्ता है मां गंगा से, उन्होंने 2014 में भी कहा था कि मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। तो ये रिश्ता जो माँ और बेटे का, वो कहीं ना कहीं आज दिख भी रहा है प्रधानमंत्री के मन में। जो हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के दिल में काशी है, काशी के दिल में मोदी है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। जिस तरह से आज जो गंगा सप्तमी का पर्व भी मनाया जा रहा है और जिसको लेके काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए गंगा सेवा निधि की तरफ से जो प्रोग्राम के लिए रखी गई है, माँ गंगा को पर्व को देखते हुए, सप्तमी है इसको देखते हुए, और वहीं आज जो सुबह गंगा आरती अभी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गंगा पहुंचे हैं गंगा घाट पे और यहाँ से वो जो क्रूज के माध्यम से जो है यहाँ से सीधे वो नमो घाट पहुंचेंगे। नमो घाट के बाद जो है बाबा काल भैरव जो काशी के कोतवाल माने जाते हैं, जिनसे वो अपनी जीत के लिए आशीर्वाद लेंगे और उनसे इजाजत लेके फिर वो अपने नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचेंगे और यहाँ से वो नामांकन करेंगे। और उनके साथ ये बता दें कि जो प्रस्तावक है
संजय सुनकर जिनका नाम सामने आया है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे हैरानी हुई कि मैं एक छोटे गांव से आता हूं और ओबीसी समाज से हूं, नीचे से हूं, तो जो मुझे प्रस्तावक बनाया गया मुझे पता नहीं था। आज सुबह कॉल आया, मुझे बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होने का मुझे सौभाग्य मिला है, मुझे प्रस्तावक के रूप में चुना गया है। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री की जो इस तरह से जो उनकी जो व्यथा है, जो उनकी भावुकपन है, जो काशीवासियों के लिए कहीं ना कहीं दिखता हुआ बड़ा, पिछले 2 दिन आगे कल भी जो जिन तरह रोड शो के माध्यम से जिस तरह से अभिवादन कर रहे थे काशीवासी का, जगह जगह काशीवासी भी अलग अलग परिधान से जो स्वागत कर रहे थे स्टेज पे, कहीं बंगाली समाज के लोग थे, कहीं मराठी समाज के लोग थे, कहीं महाराष्ट्री समाज के लोग थे, कहीं गंगा आरती कर उनका स्वागत किया जा रहा था, कहीं ढोल डमरू हर हर महादेव के नारे से स्वागत किया जा रहा था, क्योंकि काशी महादेव की नगरी है। यहाँ कोई भी शुभ कार्य करने से पहले और किसी का स्वागत किया जाता है तो हर हर महादेव के नारे लगाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है स्वागत उनका किया गया और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संदेश बीजेपी पार्टी ने रोड शो के माध्यम से दिया है, वो कहीं ना कहीं कल ये पूरे रोड शो में दिखा। और कल बाबा विश्वनाथ के दरबार में भी पहुंचे, वहां पे भी नरेंद्र मोदी जो है लगभग 20 मिनट बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन और अभिषेक किए और विधिवत पूजा किए और अपनी जीत के जो आशीर्वाद लेते हुए दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस दौरान उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। अब से बस कुछ ही देर का और समय बचा है, जो कलेक्ट्रेट ऑफिस में जहां मैं मौजूद हूं इस समय, यहाँ वो पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल। और वहीं विक्की देखा जाए तो वाराणसी में ना सिर्फ वाराणसी की जनता बल्कि दूर दराज से आए हुए और ज्यादातर दक्षिण भारत से आए हुए लोग भी मौजूद हैं जो कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचे हैं। उनका कहना है कि वो स्पेशली वाराणसी पहुंचे हैं ताकि वो प्रधानमंत्री को देख सके। इस प्रकार की भी जानकारी सामने आ रही है। तो लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री को नामांकन करते हुए भी देखेंगे और उससे पहले भी प्रधानमंत्री काल भैरव जाएंगे। वहां पर भी जो जनता की भीड़ है वो भी काफी संख्या में उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल आपको बता दी कि इससे पहले जब कार्यक्रम हुआ था काशी तमिल संगमम कराए गए थे, उसको लेके भी जो तमिल से जो रिश्ता इनका एक मजबूत बनाया गया, काशी से जुड़ा है, उसको लेके जो तमिल वासी भी जो है, तमिल के लोग हैं और साउथ इंडियन भी जो लोग हैं, दक्षिण भारत के लोग हैं, वो भी मोदी की एक झलक पाने को आतुर थे। कल सभी लोग जो है रोड शो के दौरान जो है जगह जगह पूरे रोड पे जो है कहीं सिंधी समाज से, कहीं तमिल समाज के लोग, तो सभी समाज के लोग लगभग मोदी की एक झलक पाने को आतुर थे। और वो उन्होंने कल झलक पाया भी। उन्होंने नरेंद्र मोदी सबका हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर अभिवादन भी लगातार काशी की जनता का कर रहे थे। और इससे लेकर जो काशी की जनता एकदम बागों से एक झलक पाने को हर हर मोदी के नारे केवल लगे थे। ये क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पुरुष, सभी वर्ग के लोग जो थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर बहुत ही खुश और अभिभूत दिखे। और जो कल का रोड शो था, इस रोड शो के माध्यम से जो बीजेपी कार्यकर्ता, बिल्कुल विक्की, कहीं ना कहीं जनता जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रही है प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर के। आप जुड़े रहिए, हम रुख करेंगे नमो घाट पहुंचने के बाद काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन करने के लिए जाएंगे प्रधानमंत्री। और ये क्रूज पर से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री जनता का अभिवादन करते हुए, और प्रधानमंत्री क्रूज पर मौजूद है। मां गंगा का पूजन अर्चन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज पर हैं और क्रूज पर सवार होकर के वो जाएंगे नमो घाट। नमो घाट के बाद वो काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन पूजन करेंगे। और ये सीधी तस्वीरें के न्यूज़ इंडिया आपको लगातार दिखा रहा है। प्रधानमंत्री क्रूज में सवार हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वो नमो घाट की ओर रुख करेंगे। मौजूद थे वहां पर उन्होंने मां गंगा का पूजन किया, उनकी आरती की, उनसे आशीर्वाद लिया और उसके बाद वो क्रूज पर मौजूद हैं। क्रूज पर सवार होकर नमो घाट की ओर बढ़ेंगे। नमो घाट जाने के बाद काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद वो कलेक्ट्रेट पहुंचकर गंगा जी का विशेष गंगा सप्तमी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही विशेष पर्व है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर दृष्टवा जन्म शतम पापम, गंगा के बारे में कलौ गंगैव केवलम, कली में देवी गंगा प्रत्यक्ष माता है। उस गंगा माता के सामने प्रार्थना, यही संकल्प लिया हमारे राष्ट्र के कल्याण के लिए
हम सभी लोग एक रहें तभी सबका कल्याण होगा, ये संकल्प लेके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर मां गंगा का पूजन किया। षोडशोपचार जो विधि हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है, उस विधान से मां गंगा का पूजन करके उसके बाद मां गंगा से प्रार्थना करके हमारे राष्ट्र के कल्याण के लिए उन्होंने यहाँ पर मां गंगा से प्रार्थना किया। निश्चित ही जो इस समय निर्वाचन महोत्सव चल रहा है, इसमें प्रचंड जो सबका संकल्प है वो पूर्ण होने के लिए संकल्प और ये प्रार्थना, क्योंकि कलौ गंगैव केवलम, कली में मां गंगा प्रत्यक्ष देवी बताया गया है। अगर कोई भी प्रार्थना मां गंगा से करते हैं वो निश्चित ही पूर्ण और तुरंत होता है। तो आज नॉमिनेशन, आज जो बहुत ही विशेष जो योग बताया गया है, आज पुष्य नक्षत्र मंगलवार बहुत ही विशेष योग है। इस दिन जो भी संकल्प लेते हैं निश्चित ही पूर्ण हो जाता है और इसी दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मां गंगा से यहाँ से आशीर्वाद लेके नामांकन करने वाले हैं। निश्चित ही मां गंगा उनके संकल्प को पूर्ण करेंगी, हम लोग का पूर्ण विश्वास है। इस तरह का भाव लगातार हम आपको वाराणसी से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ने अभी कुछ देर पहले ही गंगा आरती की है और लगातार पल पल के अपडेट्स के न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।